गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अ पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। इस पोएम के लिए हमें हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ऋतिका, उन्होंने रिक्वेजिशन दी थी, तो उनकी रिक्वेजिशन पे हम ये पोएम एक्सप्लेन करें। ये पोएम लिटरेचर्स पे है। अगर आप देखेंगे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीएससी के फाउंडेशन कोर्स में आपको मिलेगा, और मास्टर ऑफ आर्ट्स पे भी आपको ये पोएम देखने को मिलती है। सो अ पोएम प्रेयर फॉर माई डॉटर, इसके राइटर हैं W.B. ईस्ट। W.B. ईट्स मीन्स विलियम बटलर ईस्ट। विलियम बटलर ईस्ट ने ये पोएम लिखी थी 1919 में, जो पब्लिश हुई 1921 में। ये जो पोएम लिखा था उन्होंने अपनी इन्फेंट डॉटर के लिए लिखा हुआ था। इन्फेंट डॉटर उनको हम कहते हैं जो कि अभी अभी बॉर्न हुई है बाहर। अब उस पूरे स्टैंजा पे, पूरे पोएम पे उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया हुआ है, अपनी फीलिंग को बताया हुआ है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस पोएम। वन स्टॉर्म, द स्टॉर्म इज हॉलिंग and the hawk fight under the cardle wood, and overlaid my child sleeps on, there is no obstacles but Gregory wood and one bare hill। सो यहाँ पे जो राइटर है, जो W.B. ईट्स हैं, वो बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि वो एक स्टॉर्म के बीच में, एक स्टॉर्म इज हॉलिंग, मतलब बाहर जो तूफान आ रहा था वो इतना ज़्यादा था कि उनके घरों की छत तक आ जा रहा था। हॉफेट दिया हुआ है अंडर द कार्डल वुड। सो ये तूफ़ान इतना ज़्यादा था। अब बाहर एक तूफ़ान आया है। जब कभी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे मन में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जब कभी हमारे साथ बाहर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हमारे मन में भी बहुत सारी दुविधाएं और तकलीफ़ें चलती रहती हैं। सो जैसे ही ये तूफ़ान बाहर की ओर आता है, माई चाइल्ड स्लिप्स ऑल, देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल। अब यहाँ पे जो W.B. ईट्स है वो अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी डॉटर को देखते हैं। उनकी डॉटर को देखते हुए उनको ये लगता है कि मेरी बच्ची तो अभी सो रही है, बाहर कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन द रूफ ट्रेवलिंग एंड ब्रेड द अटलांटिक कैन बी स्टेड। क्या ये जो इस तूफान पे जो W.B. ईट्स हैं वो कह रहे हैं कि अटलांटिक, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यहीं पे रह जाएं, हम इसी जगह पे रह जाएं। ऐसा इसलिए राइटर कह रहे हैं क्योंकि आयरलैंड पे ये जब पोएम लिख रहे थे वो, तो उस समय में पॉलिटिकल वॉर भी हो रहे थे, बहुत सारी वहाँ पे जो कंडीशन थी। जब कभी युद्ध की स्थिति आती है तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है। सो यहाँ पे एंड फॉरेन आ रहा है वॉकड एंड प्रे। अब यहाँ पे W.B. ईट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आयरलैंड की जो कंडीशन है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, तो इसके लिए मुझे अपनी डॉटर के लिए वो वरीड है यहाँ पे, क्योंकि उनके माइंड में एक तो तूफ़ान बाहर है जो कि बाहर चल रहा है, दूसरा तूफ़ान अब राइटर के मन में है। उनके मन में भी अब बहुत सारे तूफ़ान है, बहुत सारे तरह से दुविधाएं हैं। वो दुविधाएं क्या है वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो फर्स्ट स्टैंजा पे W.B. ईस्ट के हमें ये पता चलता है कि एक दिन तूफ़ान तो आता है, बहुत सारे तूफ़ान बाहर जहाँ पे W.B. ईस्ट हैं, उनकी इन्फेंट जो चाइल्ड है वो अंदर 2 डेज़ की चाइल्ड है उनकी, वो घर के अंदर सोई हुई हैं। उनको देखकर उनको ये लग रहा है, उनको अब वरी हो रही है, उनको टेंशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फिज़िकल स्टॉर्म है वो कहीं उनका कुछ बिगाड़ ना दे। आयरलैंड की भी कंडीशन अब हम देखते हैं कि जो कंडीशन है, वार की कंडीशन है वहाँ पर, उसके कारण भी राइटर के मन में डायलेमा है और वो वरीड है। In stanza 2, I have walked and prayed for this young child an hour। मीन्स राइटर यहाँ पे बता रहे हैं, ऑथर बता रहे हैं W.B. ईस्ट की, मैं 1 घंटे तक मैंने वॉक किया यहाँ पे, और अपनी जो चाइल्ड है उसके लिए 1 घंटे तक मैंने प्रेयर किया। एंड हर्ड दैट सी वाइंड स्क्रीम अपॉन द टावर। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कि अब वो देख रहे हैं कि एक बाहर क्या हो रहा है, कि अब बाहर जैसा कि हमने आपको पहले ही स्टैंजा में बताया कि तूफ़ान आया हुआ है। तूफ़ान आने के कारण अब वो देख रहे हैं कि जो बड़ी समुद्री तूफ़ानें हैं, हवाएं हैं, उसे वो देख रहे हैं टावर पे, बहुत बड़े बड़े जगहों पे, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रीम तक वो टावर आ गई हैं। एंड अंडर द आर्क्स ऑफ द ब्रिज एंड स्क्रीम, यहाँ तक कि ये जो तूफ़ान है वो पुल के नीचे में भी आ गया है, सभी जगह पे आ गया है। एंड एम्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, जो फ्लडेड स्ट्रीम है, यहाँ पे फ्लडेड स्ट्रीम जो वर्ड है वो सिम्बोलाइज किया गया है। फ्लडेड स्ट्रीम वर्ड को यहाँ पे बताया गया है कि जो W.B. ईट्स हैं उनके मन में भी कुछ एंजाइटी चल रही है, उनके मन में भी कुछ डायलेमा चल रही है, तो वो अपने मन के इस तूफ़ान को उन्होंने बोला है फ्लडेड स्ट्रीम। इमेजिन इन एक्साइटेड रिवाइव
दैट इज़ फ्यूचर हैड कम। अब ये यहाँ पे वो फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं कि इस जगह पे अब फ्यूचर, इसके बाद में वो इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन वो कर रहे हैं कि इस तूफ़ान के बाद में एक फ्यूचर भी, हमारे फ्यूचर ईयर्स के बारे में वो बात करें, जिसके लिए उन्होंने डिफ़ाइन किया है सेकंड कमिंग में। सेकंड कमिंग में उन्होंने बताया कि जो जीसस क्राइस्ट है, जब वो उनका बॉर्न हुआ था तो किस तरह से ग्रेट फ्लड ऑफ गॉड आई थी, उसी तरह से यहाँ पे वो उसी से ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसी तरह की तूफ़ान अभी चल रही है। अब इस जगह पे, अब यहाँ पे एक पैराडॉक्सी वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है, मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी। मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी मीन्स ये जो सी है वो कैसी है, लोगों को मारने वाली है लेकिन फिर भी मासूम है। तो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वर्ड होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सी को मर्डर्ड भी बताया और इनोसेंस भी बताया। तो यहाँ पे इस वर्ड पे हमने देखा कि सेकंड स्टैंजा पे जो राइटर है वो अपनी चाइल्ड के लिए वरी बता रहे हैं कि वो प्रेयर किए हुए हैं 1 घंटे के लिए अपने डॉटर के लिए, लेकिन फिर भी वो देख रहे हैं कि जो बाहर तूफ़ान है उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो तूफ़ान है, तो इस तूफ़ान से उन्होंने अपने मन के तूफ़ान को भी बताया है। उनको भी उनके चाइल्ड को लेके बहुत सारी वरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके मन में क्या वरी है ये हमें नेक्स्ट में पता चल जाएगा, नेक्स्ट स्टैंजा पे हमें इसे पता चल जाएगा जो उनके मन की वरी है। साथ ही साथ उन्होंने लास्ट स्टैंजा पे पैराडॉक्स वर्ड का भी यूज़ किया है, इनोसेंस ऑफ द सी पे। In third stanza, the writer is telling in courtesy, I had never her chiefly learned, hurts are not had a gift but hurts are earned. So यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं by those that are not entirely beautiful yet many have played of the fool. So यहाँ पे वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है मेरी जो डॉटर है उनको, हे गॉड, उनको ब्यूटी तो देना, आप खूबसूरत तो बनाना, लेकिन इतना भी ज़्यादा खूबसूरत मत बना देना कि वो अपनी ब्यूटीफुल में, ब्यूटीनेस में वो किसी और चीज़ को ना देखें। राइटर यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपनी ब्यूटीफुल के फेस के बेस पे ही वो सब कुछ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ब्यूटीफुल हैं तो वो लोगों से जाके अपना काम निकलवाते हैं। तो ये चीज़ राइटर कह रहे हैं कि ये सही चीज़ नहीं है। इन कर्टसी वही वो बोल रहे हैं कि हर चीफली लर्न हर्ट आर नॉट हैड अ गिफ्ट बट हर्ट्स कैन लर्न। मतलब जो हर्ट्स होता है, किसी का भी हार्ट हमें अगर जीतना है तो हमें अपनी ब्यूटी से नहीं जीतना चाहिए, हार्ट को हमें जीतना चाहिए अपने डीड से, अपने एक्शन से, अपने अच्छे बिहेवियर से हमें लोगों का दिल जीतना चाहिए। यहाँ राइटर वो वही बता रहे हैं कि अगर वो इतनी खूबसूरत भी ना हो जाए कि वो लोगों को फूल बनाने लगे। कई बार आपने देखा होगा जो बहुत ब्यूटीफुल लोग होते हैं वो कई बार लोगों के इमोशंस के साथ में भी प्ले करते हैं, वो लोगों को यूज़ करते हैं। तो राइटर यहाँ पे डर है उनके मन में अपनी डॉटर को लेकर। वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी जो डॉटर है वो लोगों के साथ में फूल बनाने का उनको काम करे लोगों को। और ये जो ब्यूटी है वो एक्चुअली जो पुअर मैन होते हैं जिनके कारण वो ब्यूटी डीच कर जाती है। सो इसीलिए ही राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो काइंडनेस है, ये जो मेरी डॉटर है वो काइंडनेस से, अपनी जो आइज़ है वो अपनी दयालुता के कारण जाए और वो हम्बल बने, ब्यूटीफुल के साथ। ब्यूटीफुल अगर उनके पास में रही तो वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल के ऊपर प्राउड ना करने लगे कि वो ह्यूमैनिटी को ही भूल जाए। तो यहाँ राइटर अपनी वरी बता रहे हैं। और क्यों ऐसा बता रहे हैं, हमने स्टैंजा 5 पहले आपको डिस्क्राइब किया ताकि आपको उनकी वरी का पता चले, फिर हम स्टैंजा 4 को डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इसका रीज़न आपको पहले मिलेगा। अब हम स्टैंजा 4 बताएंगे। वो जो वरी थी उनकी, वो स्टैंजा 4 के कारण है। हेलेन बीइंग चूजन फाउंड फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। यहाँ हेलेन के बारे में वो बता रहे हैं कि जो हेलेन थी वो उन्होंने उनको एक ऐसी लाइफ मिली जो बाद में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वाइल द ग्रेट क्वीन के बारे में भी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ग्रेट क्वीन थी वो फादरलेस थे, उनके फादर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने एक बैंडी लेग्ड स्मिथ को चुना अपने मैन के लिए। तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं, अब उनके मन में जो हमने स्टैंजा 5 पे देखा कि उनके मन में वरी है, तो वो वरी उनके मन में क्यों है, एंग्शियसनेस क्यों है, एंग्जाइटी क्यों है, क्योंकि वो ब्यूटीफुल वुमेन्स को उनका जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ पे कि ब्यूटीफुल वुमेन हमेशा एक ऐसा फुलिशनेस डिसीज़न ले लेती हैं, वो लोगों को यूज़ तो करती हैं, साथ ही साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं वो पैसे के लिए लोगों को चूज़ करती हैं, वो अच्छे लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। ये उन्होंने लास्ट लाइन पे भी बताया है, इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट अ क्रेजी सलाड विद देयर मीट whereas the horn of the plenty is undone।
सो वहाँ पे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल लोग हैं वो कुछ ऐसा खाते हैं, सलाड्स खाती हैं। अब आपने पता ही है कि जो लोग ब्यूटीफुल रहते हैं वो अपने बॉडी कॉन्शियस होते हैं, फिगर कॉन्शियस होते हैं, दैट्स वाई वो लोग एकदम डाइट अपनी मेंटेन करते हैं। तो राइटर यहाँ वही बोल रहे हैं कि अपनी उस डाइट को मेंटेन करने के कारण कहीं ना कहीं उनका जो माइंड होता है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, और इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो वो कंप्लीट नहीं कर पाते और वो ठीक से मैच्योर डेवलप नहीं हो पाता है उनका माइंड, ऐसा राइटर का कहना है। नाउ स्टेंजा 6 पे जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मे शी बिकम अ फ्लरिश हिडन ट्री दैट ऑल द थाट्स में बी लेट बी। मतलब वो हो सकता है कि जो मेरी डॉटर है वो एक ऐसे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो फूलों से जो फ्लरिश ट्री होते हैं वो किस तरह से हम्बल रहते हैं, किस तरह से जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से झुके हुए होते हैं। तो अपनी डॉटर के लिए भी वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो डॉटर है वो भी एक फ्लरिश ट्री की तरह, एक पेड़ों की तरह, हरे भरे पेड़ की तरह रहे, और जो थॉट्स है उनके मन में इस तरह से थॉट्स भी ना आए कि वो कभी किसी को चेस करे, किसी को डिच करे, नॉर बट इन द मैरीमेंट बिगन टू चेस। लेकिन कभी भी उनको ना झगड़ा करे वो लोगों से, न लोगों को अपने इस तरह से यूज़ करे। शी लाइक ग्रीन लॉरेल, हो सकता है वो एक ग्रीन लॉरेल की जैसे हो, लेकिन मतलब मेरी जो डॉटर है वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी डॉटर है वो एक, उनका फ्लरिश होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस तरह से वो फ्लरिश होगी लोगों को बाहर तो वो बहुत ही हैप्पी देगी, खुश देगी, प्लीज़र देगी। उनके जो साउंड्स हैं वो अपनी खुशियों, अपने जो खूबसूरती का साउंड से लोगों को उस दुनिया में बहुत ही अच्छे तरीके से दुनिया में शांति फैलाएगी, खुशियाँ फैलाएगी। लेकिन साथ ही साथ उनके जो रूट्स होंगे, रूट्स अब यहाँ पे उन्होंने बोला रूटेड इन द डीप डियर परपेचुअल प्लेस, मतलब वो जो उनके संस्कारों की जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी होंगी। जो उनकी डॉटर होगी वो बहुत ही फ्लरिश तो होगी ही, लोगों को खुशियाँ तो फैलाएगी, लेकिन साथ ही साथ उनके जो संस्कार होंगे, उनके जो वैल्यूज़ होंगे वो इतने डीप होंगे कि वो बहुत ही गहराई तक होंगे। नाउ एट स्टेंजा 7 पे जो राइटर है वो लिख रहे हैं कि मेरे जो माइंड है वो जो मेरा माइंड है, बिकॉज द माइंड आई हैव लव्ड, क्योंकि मेरे माइंड में अब वो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी आई हैव अप्रूव्ड। सो जिस तरह से उन्होंने क्या सोचा, अब हमने पिछले स्टेंजा पे देखा है कि वो एक ऐसी ब्यूटी की इमेजिनेशन कर रहे हैं अपनी डॉटर के लिए, जहाँ ब्यूटी के साथ साथ उनकी डॉटर एक बहुत ही हम्बल गर्ल बने, एक बहुत ही अच्छी गर्ल बने। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरी जो डॉटर है वो प्रॉस्पर तो रहे, लेकिन उनके अंदर जो इविल्स हैं वो भी बिल्कुल भी ना रहे, कोई हेटेड माइंड ना रहे, वो लोगों से नफरत ना करे, वो लोगों को बिट्रे ना करे, चीटिंग ना करे, और वो कभी भी लोगों के साथ पे कुछ बुरा ना करे। वो हमेशा एक अच्छाई के रास्ते पे चले और इस दुनिया पे वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस पे करे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो राइटर है अपनी डॉटर के लिए एक ऐसे फ्यूचर की विश कर रहे हैं, ये प्रेयर है उनकी डॉटर के लिए। वहाँ वो अपनी डॉटर के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो इस तरह से ब्यूटी उनको मिले, ब्यूटी के साथ में ब्यूटी आउटर ब्यूटी से नहीं, इनर ब्यूटी से वो काम ले, इनर उनको इतनी खूबसूरती से मिले कि वो कहीं भी जो हेट्स है वो चोक रखे होके रहे, मीन्स जो नफ़रत है वो उनके तक आ भी ना सके, वो हमेशा जो इविल है वो उससे दूर रहे, और वो हमेशा ही अच्छी चीज़ों को, गुडनेस को ही इस वर्ल्ड पे स्प्रेड करे। नाउ स्टेंजा 8, अब यहाँ पे जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेटेड है, मतलब वे लोग जो सोच समझ कर जिनको जो इंटेलेक्चुअल हेटेड है, सो वहाँ पे उन्होंने कई बार राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारी अच्छी फीमेल्स को उन्होंने देखा है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि उनके माइंड के कारण, उनकी ओपिनियन के कारण सारी गुडनेस को उन्होंने लॉस कर दिया। वो कहीं ना कहीं अपने फुल ऑफ हमेशा गुस्से पे होती हैं, हमेशा एक बैड बिहेवियर पे रहती हैं, हमेशा एटीट्यूड पे होती हैं। सो यहाँ पे ये बोल रही है कि इंटेलेक्चुअल, राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेटर्स हैं, जो लोग इस तरह से लोगों के बीच में नफरत करते हैं, वो लोग सबसे बुरे होते हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से वो दूर रहे, इस तरह से लोगों से एक अच्छी वुमेन की तरह उनकी जो डॉटर है वो बॉर्न हो और ग्रो हो, और ये जो डॉटर है उनके अंदर में हमेशा ओपिनियनेटेड माइंड रहे, वो अपनी ओपिनियन पे ही काम करे, वो लोगों के साथ में भला करे, वो हमेशा एक अच्छी चीज़ पे ही फोकस करे। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल हेटेड है उन्होंने ये भी देखा है
आपने एक्सपीरियंस किया होगा कई बार, कई लोग इतने ब्यूटी पे इतना ज़्यादा उनको इतनी ज़्यादा प्राउड होती है कि वो लोग बहुत रूड हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं। सो राइटर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उस तरह से क्रूअल उनकी डॉटर ना रहे, हम्बल रहे, वो पोलाइट रहे, लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करें। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग दैट ऑल हेटर ड्रिवन हैज़, यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि सारी जो सॉल्स है, सभी जो लोग हैं, वो अगर हम अपने मन से हेट्स को निकाल देते हैं, अगर हम अपने मन से नफ़रत को निकाल देते हैं, तो हम एक बहुत ही इनोसेंट सॉल बन जाते हैं, हम एक बहुत अच्छी आत्मा बन जाते हैं। तो अपनी अब इस जगह पे कंसिडर करते हुए अपने डॉटर के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो एक ऐसी लड़की हो जो सेल्फ डिलाइटिंग हो, अपने आप में खुश कर रहने वाली हो, अपने आप को अप्रिसिएट करने वाली हो, अपने आप पे किसी से डरने वाली ना हो। और दिस इज़ द ओन स्वीट। और यहाँ पे राइटर थोड़े से फिलोसफिकल भी ये बोल रहे हैं कि शायद ईश्वर की इच्छा भी यही है, शायद हेवंस की विल भी यही होती है, स्वीट विल। जो जब कभी हम किसी का बहुत अच्छा चाहते हैं, जब कभी हमारे साथ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो शायद यही हेवंस की विल भी होती है। सो यहाँ पे जो एवरी विंड, अब यहाँ पे लास्ट लाइन में उन्होंने ये भी बोला, एवरी विंडी क्वार्टर हॉल, एवरी बेलो ब्रस्ट एंड हैप्पी स्टिल। शायद यही प्रकृति हमें हर एक चीज़ पे, ये बहती हुई खुशनुमा हवा, हर जगह पे हमें यही संकेत मिलता है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा। इस लास्ट स्टैंजा पे जो राइटर है उन्होंने प्रे किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू द हाउस। मीन्स उनकी डॉटर को फाइनली एक ऐसा ब्राइडग्रूम मिले, एक ऐसा दूल्हा मिले, एक ऐसा व्यक्ति मिले, एक ऐसा मैन मिला, लाइफ पार्टनर मिले, जिससे कि साथ में वो बहुत ही खुश रहे। सारे जो कस्टम्स है, जितनी भी उनकी रिचुअल्स है, जितनी भी सेरेमनीज़ है, वो उसे बिना किसी एरोगेंस के, बिना किसी नफ़रत के, बिना किसी बुरी चीज़ों के, वो बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करें। और जो कस्टम और सेरेमनी उनकी होगी, तो ये जो ब्यूटी होगी, ये जो मासूमियत के साथ में जिस तरह से उनकी डॉटर की, क्योंकि अभी वो यंग है, तो वो बोल रहे हैं कि मेरी जो डॉटर है वो एकदम मासूमियत से, अपनी खूबसूरती के साथ में, मासूमियत के साथ में उस पूरी सेरेमनी को कंसीव करे, उस सेरेमनी को कंप्लीट करे। और ये जो सेरेमनी का नेम हो, वहाँ पे सेरेमनी जो रहेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे उसूलों पे रहे। और अपने जो कस्टम्स है, इस कस्टम्स पे जिस तरह से एक पेड़ों की जड़ें बहुत नीचे तक रहती है, उसी तरह से मेरी डॉटर की जो वैल्यू सिस्टम है वो भी बहुत ही नीचे तक रहे। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी डॉटर के लिए फाइनल प्रे किया है कि उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, उनकी जो मैरिज सेरेमनी हो वो भी बहुत अच्छे से हो। और ये सब चीज़ें करते हुए जो उनकी डॉटर है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड रहे, वो बहुत ही अच्छे डीप वैल्यू के साथ में रहे, रूट हार्टेड रहे, डाउन टू अर्थ रहे। तो ये थी पूरी पोएम एक्सप्लेनेशन ऑफ द अ प्रेयर टू माई डॉटर W.B. ईट्स की। ये एक बहुत अच्छी पोएम है। अगर आप इसे लाइन टू लाइन समझते हैं तो आपको इसे एक फादर की आइज़ से देखना होगा कि जब कभी एक फादर अपनी डॉटर के लिए सोच रहे हैं, और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वन वुमन ने W.B. ईट्स को डिच किया होता है, उनको धोखा दिया होता है, जिसके कारण से उनको छोड़कर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूव वुमन थी, उन्होंने उनको छोड़कर एक ओल्ड मैन से उन्होंने मैरिज की थी। बाद में उन्होंने उस ओल्ड मैन को भी छोड़ के थर्ड पर्सन से मैरिज की। W.B. ईट्स ने इस तरह से लोगों को देखा था, लोगों एक्सपीरियंस किया था कि जो ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्यूटी के बेस पे ही अपना सब कुछ कराना चाहती है, और उनको हार्टलेस होती हैं। दैट्स वाई वो अपनी डॉटर के लिए एक ऐसी प्रेयर कर रहे हैं कि उनकी डॉटर जो रहते होगी वो ब्यूटी में इतना ज़्यादा भी अपनी ब्यूटी को वैल्यू न देने लगे कि वो ह्यूमैनिटी को ही भूल जाए। सो ये थी पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दिस पोएम, प्लीज़ like button, please push the like button, and please share and subscribe our channel. If you have any doubt, any query, and if you have any requisition, आपको किसी और भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक की पोएम चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, so please write us on comment. Thank you so much for watching. Thank you.